Welcome back student to our channel. This is a second video in the series of Advent of the Europeans to India. In this video we are going to cover Dutch. इससे पहले हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा था. अगर हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस की बात करें किस क्रम में जो यूरोपीय लोग थे वो भारत आए, तो सबसे पहले हैं पोर्तुगीज़, देन डच, इंग्लिश, डेन्स और लास्ट में है फ्रेंच. हम पोर्तुगीज़ अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं. इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डच के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. डच वर द पीपल हु बिलोंग्स टू नीदरलैंड. डच कहाँ के लोगों को बोला जाता है? नीदरलैंड के लोगों को डच बोला जाता है. डच नीदरलैंड के मूल निवासी थे. 1581 में नीदरलैंड ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की. इससे हमें पता चलता है नीदरलैंड किसके कंट्रोल में था, किसके अंडर में था? वो था स्पेन के अंडर में. और स्पेन से इसे कब आज़ादी मिली? 1581 में. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखते हैं. डच वर द फर्स्ट टू ब्रेक द पोर्तुगीज़ मोनोपोली इन द ईस्ट. प्रथम बार डचों ने ही पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार को समाप्त किया. जब हमने पोर्तुगीज़ वाली वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा थे वो क्या आए थे? इंडिया तक आए थे. और धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गया था? जो पोर्तुगीज़ कंपनीज थी और या फैक्ट्रीज़ बोलेंगे, वो कहाँ सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी? इंडिया में सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी. एक तरीके से क्या हुआ था, पोर्तुगीज़ ने जो ईस्टर्न साइड था, जितना भी ट्रेड पे जो कंट्रोल था उस टाइम पे पोर्तुगीज़ का था. तो सबसे पहली बार अगर पोर्तुगीज़ का मोनोपोली किसी ने तोड़ी थी ईस्ट की, तो वो कौन थे? डच थे. ठीक है. इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं बैकग्राउंड. In the later half of the 16th century, England, Netherlands and France, all growing commercial and naval powers, waged a fierce struggle against the Spanish and Portuguese monopoly of the world trade. अगर आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलस याद हो, ये मैंने पढ़ाया था. इसमें क्या किया गया था? जब रोमन एम्पायर ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, कैस्पियन सी, रेड सी वाला एरिया, ये पूरा रोमन एम्पायर के अंडर आ गया था, तब स्पेन और पोर्तुगीज़ किसकी तलाश में निकले थे? एक नए रूट की खोज में निकले थे. उसमें इन्होंने क्या किया था? जो वर्ल्ड था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था. जो ईस्टर्न पार्ट था वो किसके कंट्रोल में आया? पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में. और जो वेस्टर्न पार्ट था वो कंट्रोल में आया स्पेन के. ठीक है. ये आपने ट्रीटी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं, पहले की वीडियोस में देख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं आगे. देखिए ये है, अगर ध्यान से देखें, वर्ल्ड मैप मैंने बनाया है. इसमें देखिए यहाँ पर है ये पोर्तुगल, ये स्पेन कंट्री है आपकी, और ये है नीदरलैंड. ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये किसका है? नीदरलैंड का है. ये आज की डेट में जो यूनाइटेड किंगडम है वो है ये पूरा. ठीक है. तो ये पोर्शन, नीदरलैंड का पोर्शन पहले किसके कंट्रोल में था? स्पेन के कंट्रोल में था. जब ये आज़ाद हुआ है उस टाइम का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, नीदरलैंड जब स्पेन से आज़ाद हुआ है तो ये जो एरिया है पूरा ईस्ट का, इस पे किसका कंट्रोल है? पोर्तुगीज़ का कंट्रोल है. ठीक है. इस एरिया में पूरे में पोर्तुगीज़ ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की हुई है. आगे देखेंगे. ऑल द ट्रेड मटेरियल कैरिड बाय पोर्तुगीज़ फ्रॉम ईस्ट was taken by Dutch from Lisbon and shipped them to Antwerp to sell them around Europe at a profit. देखिए जब नीदरलैंड स्पेन के कंट्रोल में है उस टाइम पे क्या हुआ करता था? पोर्तुगीज़ जितना भी यहाँ से अपना सामान लेके आ रहे हैं, जो ये ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से, ये कहाँ पर लाए? ये पोर्तुगल में लाए. जो पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, वहाँ से क्या करते थे नीदरलैंड के लोग? क्या करते थे? लिस्बन से सामान उठाते थे
और पूरे यूरोप में उसे फिर बेचते थे। बाकी जो अपना प्रॉफिट बनता था वो ये रखते थे। जब ये स्पेन से आज़ाद हो गए तब इन्होंने सोचा अगर हम डायरेक्टली क्या करें, ट्रेड करें ईस्ट के साथ, तो हम क्या कर पाएंगे, और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अभी तो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरीके से मिडल मैन की तरह काम कर रहे हैं कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो सामान ला रहे हैं, फिर उनको हम यूरोप में बेच रहे हैं, तब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली ही ईस्ट के साथ ट्रेड करें तो हम क्या कर पाएंगे, हमारा प्रॉफिट रेट और भी बढ़ जाएगा। तो अब इसी सोच को लेके क्या होगा, नीदरलैंड के लोग भी किस तरफ मूव करेंगे, किस तरफ ट्रेड करने के लिए मूव करेंगे, ईस्ट की तरफ। ठीक है। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। अगर सुमात्रा और बंताम की बात करूं तो वो इस तरफ हैं। ये आपको सुमात्रा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसी तरफ यहाँ पर क्या है, एक बंताम आइलैंड भी है। ठीक है, तो सबसे पहला कोई डच था जिसका नाम है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, वो इंडिया नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर किसका कंट्रोल है, या पोर्टुगीज़ का कंट्रोल है। पोर्टुगीज़ ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुके हैं, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर कोई दूसरी यूरोपियन पावर यहाँ आना चाहेगी तो क्या पोर्टुगीज़ उसे ईज़िली एंटर करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। इसलिए उसने क्या करा, वो इंडिया में ना एंटर होके उसने इस एरिया को कैप्चर करना शुरू करा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों में भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इन 1602 द स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड amalgamated many trading companies into the East India Company of the Netherlands, also known as VOC। तो अगर एक इससे क्वेश्चन बनता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई, किस ईयर में हुई, तो वो है आपका 1602। नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ये जनरल उसमें बोला जाता है, ओरिजिनल नेम इसका था VOC। 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। एक ये टर्म याद रखना, संयुक्त कंपनी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हुए। यह पहली सरकारी कंपनी थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर कोई पहली सरकारी कंपनी बनी है तो वो कौन सी बनी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लोग जनरली बच्चे क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनी गेट्स अ परमिशन फॉर 21 ईयर्स। कंपनी को कितने टाइम के लिए परमिशन मिली ट्रेड करने के लिए? 21 ईयर्स के लिए, टू ट्रेड विद ईस्ट एंड इंडिया। कि आपको हम 21 सालों की क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप ईस्ट के साथ या फिर इंडिया के साथ जाके क्या करिए, व्यापार करिए। आगे देखेंगे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द डच ले नॉट इन इंडिया बट इन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा एंड दी स्पाइस आइलैंड्स वे स्पाइसेस वर प्रोड्यूस। ये बिल्कुल सही बात है। जो डच थे उनका इंटरेस्ट इंडिया में इतना था भी नहीं, क्योंकि उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो स्पाइसेस को लेके था, और इंडिया से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो स्पाइसेस थे वो आपको इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में मिलते थे।
डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब देखते हैं डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। भारत में डचों के कारखाने या दुर्ग। जो क्वेश्चन जनरली बनते हैं डच के बारे में, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है या तो पोर्तुगीज़ से बनते हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बनते हैं। इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डच से, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं कि ये किस ईयर में बनी थी, वो था 1602। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं आपकी इनके फैक्ट्रीज़ को लेके। तो एक बार देखते हैं इनकी फैक्ट्रीज़। 1605 पहली फैक्ट्री बनी थी यहाँ पर 1605, मसौलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। जो जिन पे भी मैंने टिक करा हुआ है इन सबको हम क्या करेंगे आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1605 में पहली फैक्ट्री कहाँ बनी है इनकी, मसौलीपट्टनम में। फिर 1610 में पुलिकट, 1616 सूरत में, 1627 पीपली, 1641 बिमलीपट्टनम, 1645 कराईकल, 1653 चिंसुरा, 1658 कासिम बाज़ार, बालासोर और पटना। तीनों का सेम ईयर है। एक और है नागापट्टनम। इन चारों का क्या है, सेम ईयर है 1658। और लास्ट यहाँ पे लिखी है 1663, ये है आपकी क्वेश्चन में। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली है 1605 मसौलीपट्टनम। डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसौलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन 1605। इससे क्वेश्चन बनता है कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई, तो वो मसौलीपट्टनम में हुई, जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और किस ईयर में हुई, तो वो हुई है आपकी 1605 में। देखिए, अगर देखा जाए मैंने क्या बताया था, जो इनका मेन इंटरेस्ट था या फिर जो फर्स्ट सेटल्ड हुए, ये इंडिया आके सेटल नहीं हुए थे, क्योंकि इस एरिया पे जनरली किसका कंट्रोल था, पोर्तुगीज़ का कंट्रोल था। तो डचेस के लिए इतना इजी नहीं था कि यहाँ से वो इंडिया में एंटर कर पाएँ। तो उन्होंने सबसे पहला रूट क्या तय किया, उन्होंने इंडोनेशिया या इसके जो आसपास के आइलैंड है उनको कवर किया या उनको कैप्चर किया। अब यहाँ से इजी पड़ेगा इनको इंडिया मूव करना। और इंडिया की ये देखा जाए तो कौन सी साइड है, ईस्ट की साइड है। और जो पोर्तुगीज़ का मेन कंट्रोल था अभी इंडिया में, वो था वेस्ट साइड में, ठीक है। तो डचेस के लिए इजी हुआ कि वो इंडिया की ईस्टर्न साइड को कैप्चर करें। इसीलिए सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की गई, मसौलीपट्टनम। ये आंध्र प्रदेश की स्टेट है, वहाँ पर सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई। तो अगर ऑप्शन आएंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको वेस्टर्न साइड की दी गई हैं कुछ जगह और कुछ ईस्टर्न साइड की दी गई हैं, तो आप थोड़ा एलिमिनेट कर पाओगे कि अगर डचेस ने पहली इस्टेब्लिश करी होगी फैक्ट्री तो वो कहाँ करी होगी, ईस्टर्न साइड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिगो वॉज एक्सपोर्ट फ्रॉम मसौलीपट्टनम। मसौलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था, ठीक है। बेसिकली यहाँ से किस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, इंडिगो का। किसका कर रहे हैं यहाँ से, ये इंडिगो का, नील, जिससे जो डाई के लिए यूज़ होता है, कपड़ा रंगने के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं। 1610 पुलिकट। पुलिकट पड़ेगा हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। इन पुलिकट दे बिल्ड द फोर्ट गैलरिया एंड वॉज द ओनली फोर्टिफिकेशन इन द इंडियन एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 1610 में इन्होंने कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, तो वो करी पुलिकट में, ठीक है। और यहीं पर ही उन्होंने क्या बिल्ड किया, एक फोर्ट का निर्माण किया, एक किले का निर्माण किया, जिसे क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, फोर्ट गैलरिया। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है फोर्ट गैलरिया कहाँ बना था, तो आपको बताना होगा ये पुलिकट में बना था। और यही एक ऐसा फोर्ट था जिसका क्या किया गया, फोर्टिफिकेशन किया गया, मतलब किलेबंदी की गई, पूरी तरफ से इसे घेरा गया। पुलिकट में उन्होंने
गैलरिया किले का निर्माण करवाया, उनके द्वारा भारत में स्थापित यह एकमात्र किला था जिसकी किलेबंदी की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। पुलिकट बिकेम द सीट और हेडक्वार्टर इन इंडिया। पुलिकट डचों का मुख्यालय बना। ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है कि भारत में डचों का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो था आपका पुलिकट, और पुलिकट में ही फोर्ट गैलरिया का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। द कॉइन नोन एज गोल पगोडा with an image of Lord Venkateshwara, God Vishnu, was issued at Pulicat Mint। ठीक है, इनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे डचों के द्वारा। वो कहाँ से किए गए हैं, वो भी पुलिकट से ही किए गए हैं। और उन सिक्कों को क्या नाम दिया गया था, गोल्ड पगोडा। और उन सिक्कों में किसकी इमेज हुआ करती थी, विष्णु भगवान की इमेज हुआ करती थी। यहीं पर डचों ने स्वर्ण सिक्के ढाले जिन्हें स्वर्ण पगोडा कहा जाता था। इन सिक्कों पर भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु जी की आकृति बनी होती थी। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। आगे देखते हैं। सिक्सटीन 27 पीपली, या पीपली कहाँ पड़ेगा, बंगाल में। द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल वॉज सेटअप एट पीपली इन 1627 विच लेटर ऑन शिफ्टेड टू बालासोर। ये पूछा जाता है बंगाल में जो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी वो कहाँ करी थी, तो बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने पीपली में स्टैब्लिश करी थी, और वो करी थी 1627 में। क्वेश्चन ये आए कि डचों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्टैब्लिश करी थी, तो वो है मसौलीपट्टनम। डचों द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित की गई थी, परंतु श्री की इस फैक्ट्री को छोड़कर बालासोर में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर ली, बालासोर। आगे देखेंगे। 1653 चिंसुरा। इन एडिशन दे सेट अप कॉलोनीज एट चिंसुरा एडजेसेंट टू हुगली विच फैसिलिटेटेड ट्रेड इन ओपियम, सॉल्ट, मसलिन एंड स्पाइसेस। इसके अलावा उन्होंने कहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी हैं, चिंसुरा में इस्टेब्लिश करी हैं फैक्ट्री। यहाँ से वो किस चीज़ का ट्रेड ज़्यादा करते थे, जैसे हमने मसौलीपट्टनम में पढ़ा था। मसौलीपट्टनम से ये जनरली इंडिगो का ट्रेड करते थे। चिंसुरा से या इस तरफ के एरिया से ये ओपियम, सॉल्ट, मुस्लिन या स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से वह अफीम, नमक, मुस्लिन एक तरीके का कपड़ा होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, और मसालों का व्यापार करते थे। आगे देखेंगे। एट चिंसुरा दे बिल्ट अ फोर्ट कॉल्ड गुस्तावुस। क्या हुआ, चिंसुरा में भी इन्होंने क्या बनवाया, एक किले का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम रखा गया, गुस्तावुस। चिंसुरा में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया था। पहला किला जिसका फोर्टिफिकेशन करवाया था वो हमने पढ़ा, वो कहाँ था, पुलिकट में था, और उसका नाम क्या था, फोर्ट गैलरिया। चिंसुरा में किसका करवाया है, गुस्तावुस का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 1616 सूरत, गुजरात। इन 1616 permission granted by Jahangir to open a temporary factory in सूरत। 1616 में जहांगीर द्वारा सूरत में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई। तो डचों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन किस ईयर में मिली, 1616 में मिली,
उस टाइम मुग़ल एम्परर कौन है जिन्होंने इन्हें परमिशन दी? जहांगीर हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कैसी थी? टेम्परेरी फैक्ट्री थी, परमानेंट नहीं थी, ठीक है, अस्थाई थी। सूरत स्थित डच फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली फैक्ट्री थी। हमने अभी तक जैसे पढ़ी इनकी फैक्ट्रीज इन्होंने अलग अलग जगह इस्टेब्लिश करी, उसमें ही अभी हमने 1616 का सूरत के बारे में पढ़ा। तो सूरत इनकी एक ऐसी फैक्ट्री थी जो क्या दे रही थी इनको? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रही थी। आगे देखेंगे 10th। इन 1690 हेडक्वार्टर चेंज फ्रॉम पुलिकट टू नागपट्टनम। हमने पढ़ा था ना उससे पहले कि इनका हेडक्वार्टर भारत में, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? पुलिकट में था। 1619 में चेंज कर लिया गया, पुलिकट से कहाँ ले गया अब ये? नागपट्टनम। 1619 में मुख्यालय पुलिकट से बदलकर नागपट्टनम कर दिया गया। ये भी तमिलनाडु में ही एक जगह है, उसका नाम है। 1663 फोर्ट विलियम क्या हुई? 1663 में, मैं पहले लिखना भूल गई थी, यहाँ पर लिख रही हूँ उस फोर्ट का नाम। 1663 में एक और फोर्ट का निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ये कहाँ पे बनाया इन्होंने? कोचीन में, ठीक है। सबसे पहला ये या फिर ये एरिया बोलें, कोचीन किसके अंडर में था? पोर्तुगीज़ के अंडर में था। पोर्तुगीज़ से किसने छीना? डचों ने ले लिया ये एरिया। उसके बाद फाइनली ये एरिया किसके अंडर में चला गया था? ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। जो कोचीन का एरिया था जब भारत आज़ाद हुआ या फिर 18th सेंचुरी की बात करी गई है, उस टाइम वो किसके अंडर में था? तो उस टाइम तक वो किसके अंडर में आ चुका है? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका था। आगे देखेंगे बैटल ऑफ बेदरा 1759। बेदरा का युद्ध, दी बैटल ऑफ बेदरा। अब देखिए जिस तरीके से पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, डच के कुछ टाइम बाद ही क्या आ चुके हैं? ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आ चुके हैं। तो आप वो समझ के चलिएगा कि डच के साथ साथ अब कौन आ चुके हैं यहाँ पे? अब ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं। और तीनों के बीच में अगर देखा जाए, वैसे पोर्तुगीज़ का ऑलमोस्ट जो पावर थी वो ऑलमोस्ट कम हो ही चुकी थी ऑलरेडी जैसे ही डच भारत में आए। लेकिन अगर हम मान के चलें तो इंडिया में अभी किन के बीच में बैटल हो रही है? पोर्तुगीज़, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदरा 1759, बेदरा का युद्ध। द बैटल ऑफ बेदरा ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ हुगली took place on 25th November 1759 between a force of British troops, British East India Company and a force of the Dutch East India Company। जो बेदरा का युद्ध है ये किसके बीच में हुआ? ये ब्रिटिशर्स और डचों के बीच में हुआ, ठीक है। बेदरा का युद्ध जिसे चिंसुरा की लड़ाई या हुगली की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, वह 25 नवंबर 1759 में ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बल के साथ हुई। द ब्रिटिश अंडर कर्नल फ्रांसिस फोर्ड डिफीटेड द डच एंड फोर्सिंग दैम टू विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया। और इस युद्ध में किसकी हार हुई? डचों की हार हुई और फाइनली उन्हें क्या करना पड़ा? इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बेदरा द नवाब ऑफ बंगाल वॉज मीर जाफ़र। जो बेदरा जो जगह है ये बंगाल में ही है और उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर कौन हुआ करते थे? मीर जाफ़र। इसे याद रखना। आगे देखते हैं। डचों के भारत में असफल होने के प्रमुख कारण थे। क्या क्या रीज़न थे कि वो भारत में इतना टाइम मतलब नहीं रह पाए? डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण। मैंने आपको बताया था ये कैसी थी? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसमें क्या किया गया? किसके अंडर में बनी या फिर एक सरकारी कंपनी थी ये? तो इसमें क्या था? सरकार की दखल अंदाज़ी थी। मतलब अपनी
उससे कुछ नहीं कर सकते थे, सरकार के कहने पे या उनके कंट्रोल में थी। तो एक मेन रीज़न वो था। भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी, जो यहाँ के लोग थे या जो इसमें काम कर रहे थे, वो जनरली कैसे हो गए थे, करप्ट हो गए थे। अंग्रेज़ों से संघर्ष, और फाइनली इनको किसके साथ संघर्ष करना पड़ा, किससे लड़ना पड़ा, ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स इनसे ज़्यादा सुपीरियर थे। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, फर्स्ट जॉइंट कैपिटल कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसमें आप जो आंसर करेंगे वो करेंगे डच। ठीक है, किसने स्टार्ट करी थी फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी? वो थे डच। इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा बेसिकली क्वेश्चन उन्हीं से ही बनते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े को निर्यात को अधिक महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग नियति की वस्तु बन गया, जिसका श्रेय डचों को जाता है। तो अगर उन्होंने इंडिया में किसी चीज़ पे फोकस किया डचों ने, तो वो किस पे किया था? यहाँ के कॉटन क्लॉथ पे किया था। ठीक है, इन्होंने ही इस कॉटन क्लॉथ के या सूती वस्त्र का क्या करा, इंडिया में ट्रेड बढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी कि सबसे पहली बार इंडिया से कॉटन ट्रेड किसने स्टार्ट किया था या इसको किसने एम्फेसाइज किया था? तो वो डचों ने किया था। और ईयर देख लेते हैं। 1613 में क्या हुआ, जकार्ता को जीतकर बैटिविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 डचों ने मलक्का को जीत लिया। ठीक है, मलक्का पहले किसके कंट्रोल में था? पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था। 1658 सिलोन, सिलोन मतलब प्रेजेंट डे श्रीलंका पर कब्ज़ा कर लिया। 1658 में इन्होंने किस पे अधिकार कर लिया है? श्रीलंका पे। ठीक है, वो भी एक टाइम पे पोर्तुगीज़ के अंडर में था। तो ये जो वीडियो थी ये पूरा डच को लेके थी और इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी हमारी ब्रिटिशर्स को लेके। ठीक है, टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।